हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। एक बार फिर मैं क्लास 10th विज्ञान को लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। मैं सेल्फ कमलेश कुमार। यूनिट 2 का थर्ड पार्ट है ये वीडियो। यूनिट 2 का थर्ड पार्ट है जो जिसका नाम है, आप चैप्टर वाइज देखेंगे, जीव में जनन। यानी जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही साथ मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि जितने भी पिछला वीडियो है, यानी सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, ये यूट्यूब पे प्ले स्टोर में उपस्थित है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। हमारा जितना भी क्लास 10th और 12th का वीडियो पाना है तो आप लोग LCC SAKITIA सिकटिया सर्च कीजिए यूट्यूब पे। आपको वहाँ पे मैं टोटल वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। कुछ क्षण लग रहा है, कुछ देरी से मैं भी आ रहा हूँ आप लोगों के पास। जो मेरे साथ कई ठो प्रॉब्लम है, इसको मैं टालते हुए भी चल रहा हूँ। आप लोग धैर्य बनाइए, आप लोग टोटल वीडियो आप लोग को अपलोड करा दिया जाएगा। साइंस हो या मैथ हो या केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, जो भी मतलब कि जितना हो सकेगा हम लोग अवश्य आप लोग के पास बारी बारी से अपलोड करा देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी बच्चा वंचित रह गया है उसको बताएं। पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, एक नज़र देख लो। टोटल मतलब सिलेबस का निचोड़ हम लोग दे रहे हैं। इसको बस 1 घंटे का, सवा घंटे का जो भी वीडियो है, आप एक नज़र में पढ़ लीजिए। चलिए, बातों बातों में टाइम पास नहीं करेंगे। वीडियो थोड़ा सा फास्ट होगा, आप लोग बीच बीच में रोक करके क्या करेंगे, सभी वीडियो को देखेंगे। और अपने साथ पेन और कापी जरूर रखेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने के अनुसार ही पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए, जीव में जनन क्या है, यानी जनन क्रिया। तो देखिए, पृथ्वी पे समस्त प्राणी जनन द्वारा ही क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। चाहे आपके मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो। अब जनन का परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं वन बाय वन करके। जनन क्या है, देखिए, जीव में अपने प्रजाति, यानी जीव में अपने प्रजाति की उत्तरजीवी को समष्टि में बनाए रखने के लिए, यानी संसार में बनाए रखने के लिए जैसे संतति को एक प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न करते हैं, इसी को जनन कहते हैं। साधारण भाषा में समझ लीजिए कि समस्त जीव अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए अपने समान नई जाति का निर्माण करते हैं, उन्हीं को हम जनन कहते हैं। क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत? चले आगे। अब इसमें पढ़ लेते हैं डीएनए। डीएनए की जो प्रतिकृति है वह एक जनन में महत्व कैसे है, इसको पढ़ लेते हैं बारी बारी से। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की 2 प्रतिक्रिया बनती है। समझ में आया? एक बार और बताता हूँ कि जनन की मूल घटना जो है, यानी जो नए जाति का निर्माण किया जाता है, जैसे अपने माता पिता से हम लोग जन्म लिए हैं तो हम लोग नए संतान हैं, नए संतनी हैं। तो इसमें डीएनए की जो प्रतिकृति बनता है, यानी प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, वह डीएनए की क्या है, डीएनए की एक कोशिका विभिन्न जो बनता है, जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती है, नस होता है, भेंस होता है, वह रासायनिक क्रिया द्वारा होती है। इन कोशिका में इस प्रकार डीएनए 2 प्रतिकृति द्वारा बनाई जाती है। अब इनमें पढ़ लेते हैं। प्रजनन में निम्न महत्व, यानी कौन कौन से महत्व हैं। देखिए, पहला क्या है, जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है, जो विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। यानी जनन के दौरान डीएनए जो भी उपस्थित होता है, समस्त जीव में होता है डीएनए, एक केंद्रक में पाया जाता है, शरीर के केंद्रक में पाया जाता है, जो भेंस में उपस्थित होता है। ये किस लिए होता है, तो शरीर की संरचना, यानी शरीर को बनाने के लिए, और डिजाइन, आकार में लड़का हो चाहे लड़की हो, इसको क्या किया गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसी को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट देख लेते हैं।
डीएनए एक क्या है, प्रतिकृति संतति जीव में जैव विकास के लिए उत्तरदायी है। यानी जैव विकास के लिए क्या है, उत्तरदायी है। डीएनए क्या है, डीएनए प्रतिकृति संतति जीव में जैव विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तीसरा है, डीएनए की प्रकृति में मौलिक डीएनए से कुछ परिवर्तन होता है जो मूलतः समरूप नहीं होते हैं, यानी एक समान नहीं होते हैं। अंतः जन्म के बाद इन पीढ़ियों में सहन करने की क्षमता होती है। अर्थात कहने का मतलब कि डीएनए जो प्रकृति में मौलिक डीएनए से कुछ परिवर्तन होता है, यानी कहने का मतलब कि जो जन्म लेते हैं उसका तो लक्षण उपस्थित होता है, लेकिन कुछ परिवर्तन भी हो जाता है जो मूलतः समरूप नहीं होते हैं, यानी समान रूप में नहीं होते। जो वातावरण में है और जो हम जन्म लेकर आए हैं ये समान नहीं होते हैं। जनन के बाद हम पीढ़ियों में सहन करने की क्षमता होती है। यानी मान लीजिए माता पिता के अंदर उतनी गौरव शक्ति नहीं है, यानी सहनशीलता नहीं है, और जो नए जाति निर्माण होगा, नए संतान उत्पन्न होंगे, उनमें क्या होगी, सहन क्षमता हो जाती है। चौथा क्या है, डीएनए की प्रतिकृति में यह परिवर्तनशील परिस्थिति में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करती है। क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो अवश्य ही आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आगे चलते हैं। अब विभिन्नताएं क्या है, विभिन्नता को पढ़ लेते हैं। जीवों में विभिन्नता ही उन्हें प्रतिकूल परिस्थिति में बने रहने की सहायता होता है, यानी सहायक होता है। जो शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीव परिस्थिति तंत्र के अनुकूल क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। यदि वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु मर जाते हैं, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता को कुछ जीवित जो जीवाणु होते हैं वह खुद ही बचाए रखते हैं और उनमें वृद्धि हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितने भी समस्त जीव हैं पृथ्वी पे वो अपने समान वातावरण के अनुसार रहते हैं। मान लीजिए गर्मी है तो कुछ ऐसे भी देखते हैं कि गर्मी आते ही कुछ जीवाणु मर जाते हैं, कुछ जीव मर जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं, वातावरण के अनुसार अपने शरीर को परिवर्तन कर लेते हैं। चाहे वो शीतोष्ण काल हो यानी शीतकाल हो, ठंडी का मौसम हो, चाहे गर्म का मौसम हो, और चाहे बरसात का मौसम हो। क्लियर हुआ। जो जल में क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। कुछ जलीय प्राणी भी होते हैं कि अगर जल में रहेंगे तो जीवित रहेंगे, जल से बाहर निकालेंगे तो मर जाएंगे। ये भी आप लोग क्लियर कर लिए। यदि वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल में ताप बढ़ा दिया जाए, यदि जल को तापमान मतलब मान लीजिए गर्म के मौसम में, गर्मी के दिनों में जल का तापमान बढ़ जाता है तो उसमें भी अधिकांश जीवाणु क्या होते हैं, मर जाते हैं, और ज़्यादा ठंडी हो जाएगा तभी भी कुछ जीवाणु मर जाते हैं। इसी प्रतिक्रिया को ही हम लोग विभिन्नता कहते हैं। क्लियर हुआ। अब जीवों में विभिन्नता देख लेते हैं। जीवों में विभिन्नता क्या होता है। जनन के दौरान जनन कोशिकाओं में डीएनए की दो प्रतिकृति बनाए रखती है, यानी प्रकृति के द्वारा उसका कॉपी फोटोकॉपी बना रखता है, जो इसके साथ ही साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी करती है, यानी अलग से दूसरी कोशिका का सृजन यानी निर्माण करती है। और प्रकृति जब अलग होती है तो कोशिकीय विभाजन होकर के दो कोशिकाएं बनाती है। यानी कहने का मतलब डीएनए जो प्रक्रिया जो चलता है यानी आनुवंशिक प्रक्रिया है, यह माता पिता का कॉपी है, यानी उनका सृजन है, और उससे जो नए जाति का निर्माण होता है उसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होती है। आप लोग एक नर और एक मादा के साथ उपस्थित है। आपके माता पिता यानी नर कौन हो गए, पुरुष हो गए, मादा स्त्री हो गई। दोनों के संलयन से जो प्रक्रिया करते हैं, जो जनन क्रिया करते हैं, उसे नए जाति का निर्माण होता है। और जब नए जाति का निर्माण होगा तो उसमें क्या होंगी, कोशिकाएं भी भिन्न हो जाती हैं, कुछ अलग हो जाती हैं। अगला है इसी में, चूंकि कोशिका के केंद्रक डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएं भिन्न होती है। ये डीएनए से आरएनए होता है, यहाँ पे देख लेंगे आरएनए क्या है और डीएनए क्या है। मैं बता दे रहा हूँ कि डीएनए मनुष्य के कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, तथा आरएनए जो होता है,
RNA वह किससे बना होता है? तो वह DNA से ही बना होता है। ये DNA का ही भाग होता है जिसमें प्रोटीन होता है और वो क्या करता है? सूचना को केवल पहुंचाने का कार्य करता है। मैं पिछले वीडियो में तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया हूँ, वहाँ पे RNA क्लियर किया गया है, मैं इसमें भी क्लियर कर दूंगा। इसलिए बनने वाले प्रोटीन में विभिन्नता आ जाती है। ये सभी जीव रासायनिक प्रक्रिया होती हैं जिनमें DNA की प्रकृति बनने के दौरान ही विभिन्नता आ जाती है। यही जीवों में विभिन्नता का कारण है। क्लियर हुआ? केवल समझ लेंगे और उसी को लिख देना है। आगे चलेंगे। DNA के बारे में बता देना चाहता हूँ कि DNA समस्त जीव के जो वेन्स होते हैं उनके केंद्रक में उपस्थित होते हैं। DNA से ही RNA का निर्माण होता है जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और शरीर में सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। क्लियर हुआ? अब जीवों में विभिन्नता का महत्व क्या है? बारी बारी से पढ़ लेते हैं इसे भी। देखिए, विभिन्नताओं के कारण ही जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान अथवा निकट ग्रहण करती है। यानी विभिन्नता के कारण ही जितने भी आपके अंदर तंत्रिका तंत्र है, भेन्स है, नस है, यानी तंत्रिका तंत्र एक ही होता है, वो क्या करते हैं? वो अपने स्थान क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, निर्गत ग्रहण कराने का कार्य करते हैं, अर्थात सूचना को आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। दूसरा, विभिन्नताएं समष्टि में स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोग होता है। यानी विभिन्नता के कारण ही नए जाति के निर्माण को हो जाते हैं और जीवों को सुरक्षा करने के लिए उनकी जान पहचान बनाने में क्या होता है? उपयोग होता है। तीसरा, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं ही जैव विकास का आधार है। जब तक संतति में यानी संतान में विभिन्नताएं ना हो तो जैव विकास नहीं हो सकता है या नहीं कहा जा सकता है। क्लियर हुआ? चौथा है, विभिन्नताएं परिवर्तनशील होती है जो परिस्थिति में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करता है। यानी जो विभिन्नताएं हैं वो परिवर्तनशील हो सकती है, यानी मौसम के अनुसार चेंजिंग होता है, आपके शरीर में बदलाव होता है, जो मौसम के अनुसार क्या होता है? रहन सहन आपका कार्यरत रहता है, जिससे आप में किसी प्रकार की क्या होती है? क्षति नहीं होती है। और जो भी जीव जंतु हैं मरते नहीं हैं, अपने समय के अनुसार, अपने परिस्थिति वातावरण के अनुसार अपने आप को ढक लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। क्लियर हुआ? अगला है, जीवों में जनन की विधि क्या है? जीवों में जनन की विधि जीवों के शरीर अभिकल्प पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब कि विधि में जनन की विधि क्या है? तो जीवों में जनन की जो भी विधियां हैं, नर और मादा के साथ जो भी प्रोसेस है, उनके भी शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करता है। कुछ ऐसे भी जनक हैं जिनके त्वचा के माध्यम से उनका क्या होता है? नए जाति का निर्माण होता है। कुछ सेक्सुअल होते हैं। क्लियर हुआ? तो इस अवस्था से अलग अलग जो जीव जंतु हैं अपने अपने बच्चे का पैदा करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। टॉपिक बहुत आसान है, आप अपने पे लेकर समझेंगे तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। रट्टा नहीं लगाना है, केवल समझना है। जीवों में जनन दो विधियां हैं, एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका चैप्टर चालू होता है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में भी अंतर पूछता है, इसे भी पढ़ेंगे। DNA और RNA का मैं लास्ट में दे दूंगा आपको, इस वीडियो का लास्ट में अंतर दूंगा। ठीक है, चलिए अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। लैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर। अब चलिए इसमें अंतर आ गया है, बारी बारी से कर लेते हैं। पहले अलैंगिक जनन पढ़ लेते हैं, फिर लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। ये अंतर IMP है, मोस्ट IMP है, ये हर साल पूछने वाला क्वेश्चन है। घुमा फिरा कर कैसे भी पूछ ही लेगा, चाहे लैंगिक जनन पूछ ले या अलैंगिक जनन पूछ ले या फिर अंतर पूछ ले, पूछता जरूर है फिगर के साथ। देखिए पहला है, इनमें सिर्फ एकल जीव क्या होते हैं? भाग लेते हैं, यानी एक ही जीव भाग लेंगे। इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता नहीं पाई जाती, यानी अलगाव, अंतर नहीं पाया जाता है। युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। किसमें? अलैंगिक जनन में। इसमें जनक और संतति में पूर्ण समानता पाई जाती है, यानी जो जन्म देने वाले होते हैं माता पिता और जो जन्म ले लेते हैं पुत्र क्या होते हैं? उनमें समान पाई जाती है। क्लियर? लैंगिक जनन में पढ़ लेते हैं।
इनमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। कौन लेते हैं भाई? इनमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। दूसरा क्या है? इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता पाई जाती है। तीसरा है इनमें नर एवं मादा युग्मक का निर्माण होता है। चौथा है इनमें केवल आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, शारीरिक संरचना में विविधता पाई जाती है। यानी केवल आनुवंशिक क्रियाकलाप में ही क्या होंगे? वह उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया होगी, लेकिन शारीरिक संरचना में क्या होंगे? उसमें कुछ विविधता यानी अलगाव, अंतर पाया जाएगा। क्लियर हुआ? यही है। अब चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से अंतर एक बार क्रम के अनुसार। देखिए इधर चला आया है, मैं रुकिए मैं एक बार ठीक कर दूँ इसको। चलिए देख लीजिए अंतर क्या है। ये जनक जो भी है लैंगिक जनन है और ये क्या है? अलैंगिक जनन है। देखते हैं। पहला है नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से जीव का निर्माण होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में, अलैंगिक में इसमें केवल एक ही जनक के द्वारा जीव का निर्माण होता है। क्लियर? ये पहला था आपका नंबर वाइज। दूसरा है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन में इनमें विभिन्नताएं पाई जाती है और इनमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। तीसरा है युग्मकों का संलयन होता है, इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। चौथा है यह प्रक्रिया धीमी व जटिल होती है, यानी धीरे धीरे होगा और एक साथ मिलकर होगा। यह प्रक्रिया तीव्र और सरल होती है, यानी तेजी से होगा और क्या होगा? सरल है, आसानी है। पांचवा है इसमें युग्मक निर्माण निषेचन द्वारा होता है, इसमें युग्मक निर्माण निषेचन का अभ्यास होता है, यानी अभ्यास नहीं, अभाव होता है। क्लियर हुआ? अभाव यानी कमी होना। छठवा है इसमें अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन पाए जाते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समान सूत्री का विभाजन होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अलैंगिक जनन, इसका परिभाषा देख लेंगे। जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एकल जीव ही भाग लेते हैं अलैंगिक जनन कहलाते हैं। एकल जीव माने एक ही जीव। जैसे इसमें इनके प्रकार कितने हैं? तो इनके प्रकार पढ़ लेते हैं। पहला है विखंडन। विखंडन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक कौन का होता है? द्विविखंडन, और एक क्या होता है? दूसरा खंडन। अभी पढ़ेंगे आगे चल करके, पढ़ते चलेंगे, वन बाय वन नोट बनाते रहेंगे। इस विधि में जीव की कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। उदाहरण के लिए देख लेंगे, अनेक जीवाणु एक प्रोटोजोआ जैसे अमीबा एवं लेशमानिया आदि उपस्थित होते हैं। ये हमेशा विखंडित होते रहते हैं, यानी टूट जाएंगे। ये बड़ा होंगे फिर टूट जाएंगे, ये भी बड़ा होगा फिर ये भी टूट जाएगा। क्लियर? अमीबा में एक ही केंद्रक होता है और ये कहाँ मिलते हैं? तो तालाबों में उपस्थित मिलेंगे। आगे चलते हैं। अमीबा और लेशमानिया के विखंडन में अंतर देख लेंगे। अमीबा में द्विखंडन किसी भी तरल से हो सकता है, यानी किसी भी तरह से हो सकता है। तरल पदार्थ है ये किसी तरह होगा, यहाँ पे किसी तरह हो सकता है। जबकि लेशमानिया में द्विखंडन एक निश्चित तल से ही होता है। एक निश्चित होता है कि यहीं से टूटना है तो वो टूटेगा, खंडित होगा। क्लियर? देखिए अमीबा के बारे में। अमीबा एक स्वरूप था अपना। मान लीजिए ये अमीबा है और यहाँ पे भोजन है आपका, यहाँ पर मान लेते हैं आपका भोजन है, तो ये अपना रूप बदलेगा। ऐसे रूप बदलेगा, फिर ऐसा रूप बदलेगा, अब फिर आकर के चारों तरफ क्या करेगा? इसको घेर लेगा, अपने केंद्रक के पास लेकर चलेगा, यानी अपने मुंह के पास। केंद्रक ही उसका मुंह ही होता है और इसे निगल जाएगा, बड़ा होता जाएगा, खाते पीते जाएगा तो ये टूटेगा। कैसे? लंबोदर होकर। देखिए बड़ा हो गया, अब इसमें दो केंद्रक उपस्थित हो गया। यहाँ पे एक केंद्र था, यहाँ पे लंबा हो गया, यहाँ पे दो बट गया, अब इसमें टूट जाएगा। देखिए दो टूटने हुआ है और दो अलग अलग भागों में टूट जाता है। इसी को बोलते हैं अमीबा। बहुत आसान है, फिगर आ सकता है, आप लोग तैयारी करके रखेंगे। क्लियर? देखिए अगला क्या है? बहुखंडन। और बहुखंडन क्या है? बहुत भागों में टूटना। इस विधि में जीव एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभाजित होते हैं, यानी कई ठो भागों में बट जाएंगे, जो उनका क्या होगा? नए मतलब जाति का निर्माण हो जाता है, उसको बहुखंडन कहते हैं। जैसे मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। क्या है? मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, ये अलग अलग है। क्लियर हुआ? दूसरा है इसमें खंडन। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में
खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीव यानी नए संतान की विकसित की ओर बढ़ जाते हैं यानी विकासित कराते हैं। क्लियर हुआ। जैसे एस्पायरोगाइरा, क्या है ये? एस्पायरोगाइरा है, इसको देख लेंगे। पुनरुद्भवन यानी पुनः जन्म लेना, बार बार वही है। इसका भी मैं फिगर रखा हूँ, एक बार पढ़ लेते फिर फिगर देख लेंगे। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है, अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाता है यानी टूट जाता है, कुछ टुकड़े में बंट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव का विकास करते हैं। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग भागों में टूट जाता है और टूट गया तो सेल्फ पर निर्भरता है यानी स्वयं पर निर्भरता है और अपने क्या करता है उसी पे वे विकासित हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देख लेंगे हाइड्रा, प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है विकसित होकर के पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह प्रक्रिया पुनर्जन्म कहलाता है यानी पुनर्भवन या पुनर्जन्म कहलाता है। संक्षेप में इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल दे देंगे और उसका परिभाषा लिखेंगे, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल समझने के लिए। क्लियर। चलिए ये देखिए पुनरुद्भवन का, ये अलग अलग टुकड़ों में कट जाते हैं भाग में और क्या करेंगे नए जाति का अपना निर्माण करना प्रारंभ कर देंगे। क्लियर हुआ। देख लीजिए ये हाइड्रा हुआ, ये प्लेनिया हुआ। क्लियर। चलिए फिगर बना सकते हैं आप। परिवर्धन किसे बोलते हैं? देखिए परिवर्धन पुनरुद्भवन जो पुनर्जन्म है विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। कोशिकाओं के इस समूह में परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं उत्तक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होते हैं जिसे परिवर्धन कहते हैं। क्लियर हुआ। अब मुकुल के बारे में पढ़ लेंगे। मुकुलन क्या कहलाता है? एक मुकुल होता है, एक मुकुलन होता है। मुकुल के बारे में जीवों में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभर बनाते हैं यानी एक स्थान पर क्या बनाएंगे अपना एक सिरा बनाते हैं। इन उभरों में ही मुकुलन कहते हैं यानी वहीं से अपना नए जाति का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं मुकुल बोलते हैं। अब मुकुलन किसे बोलते हैं देख लेंगे इसमें भी। मुकुलन हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जन्म की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्धि करता है जो इन्हें नन्हे जीव में बदल जाता है। क्लियर। तथा पूर्ण विकसित होकर के जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बनता है यानी मैं बताया हूँ पुनर्भवन में वही प्रक्रिया है जो जनन की यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है। मुकुलन और पुनरुद्भवन समान एक ही टॉपिक है। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए मुकुलन की प्रक्रिया। ये क्या होता है एक अपना अंश क्या होता है उभरा होता है और यही से नए जाति का निर्माण करने के लिए तैयार हो जाता है। क्लियर। लास्ट में छोड़ देता है, इसी को बोलते हैं क्या मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है। क्लियर हुआ। थोड़ा पढ़ लेते हैं और। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में जनन के लिए विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं के ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें जीवाणुधानी कहते हैं। इन्हीं जीवाणुधानी में जनन के लिए जीवाणु पाए जाते हैं जो वृद्धि कर नए जीव उत्पन्न करते हैं। जैसे राइजोपस। राइजोपस के बारे में जानिए। क्लियर। राइजोपस एक जीवाणु है जिसके बारे में अभी फिगर नहीं है हमारे पास कि मैं दे पाऊँ, बस नाम याद रखेंगे। ठीक है, इंटर में है इसका फिगर। आगे चलते हैं। अगले क्लास में और आपका विस्तार से मिलेगा। थोड़ा से हाई स्कूल वाले हैं, थोड़ा छुपा कर ही बताया जाता है आप लोगों को, इतना ध्यान रखेंगे। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भीति होती है यानी चारों ओर एक मोटी भीति होती है जो प्रतिकूल परिस्थिति में उसकी रक्षा करती है। प्रतिकूल स्थिति में यानी बदलने यानी समय जब बदलते उस समय बता रहे हैं, मानसून जब बदलता है वातावरण की चेंजिंग होने के कारण उसकी रक्षा करता है, देखभाल करता है। ये जीवाणु बीजाणुधानी फटने के बाद इधर उधर फैल जाते हैं। क्लियर। तब यदि ऐसा परिस्थिति में यानी ऐसा
परिस्थिति होता है कि जिसमें इन बीजाणुओं को नुकसान पहुंचाने वाला हो तो इसकी मोटी भित्ति इन फैले हुए बीजाणुओं की रक्षा करती है और जैसे ही इनमें लिए अनुकूल परिस्थिति बनाती है ये नम सतह के यानी नमी जहाँ पे ऊपर जाता है यानी थोड़ा थोड़ा शुष्क होता है उसके संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगते हैं और नए जीव उत्पन्न कर लेते हैं। यही कारण है कि बीजाणु जनन द्वारा जीव क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। क्लियर। अब पौधों में कायिक भाग क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। पौधों के जड़, तना और पत्तियां आदि भागों का कायिक भाग कहा जाता है। जो जड़ होगा, जो तना होता है, जो पत्ती होता है, इन्हीं भागों को क्या बोलते हैं, कायिक भाग बोलते हैं। क्लियर। आगे देख लेंगे कायिक प्रवर्धन किसे बोलते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पौधों के कायिक भागों जैसे जड़, तना, पत्ती में से नए पौधे क्या कहते हैं, उगाए जाते हैं। जनन की इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इनमें कायिक भाग विकसित होकर के नए पौधे उत्पन्न करते हैं। कायिक प्रवर्धन के लाभ पढ़ लेते हैं आप, क्या लाभ हैं इनके, कितने हैं। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग करने के कारण निम्नलिखित है या निम्न है। पहला, जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है उनका प्रजनन कायिक प्रवर्धन विधि के द्वारा ही किया जाता है। यानी वो लोग बीज नहीं पैदा कर पाते हैं तो यानी कालम प्रक्रिया द्वारा उनको निकाल लिया जाता है। दूसरा, इस विधि द्वारा उगाए गए पौधे में बीज द्वारा उगाए गए यानी इस विधि द्वारा उगाए गए पौधे और बीज द्वारा उगाए गए पौधे की अपेक्षा कम समय में फल और फूल लगने लगते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो बीज द्वारा उगते हैं पौधे उनके अलावा जो कालम विधि प्रक्रिया द्वारा होती है वो जल्दी क्या करेंगे, फूल और फल पकड़ लेते हैं। क्लियर हुआ। तीसरा, पौधों में पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक परिवर्तन होते रहते हैं। क्लियर हुआ। आनुवंशिक परिवर्तन यानी एक वंश से दूसरे वंश में जाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे कलम लगाएंगे कुछ परिवर्तन उसमें नजर आएगा। जैसे कम फल और छोटे होते जाना यानी उनका पद भी छोटा होगा, कद छोटा होगा, छोटे छोटे पौधे होंगे। जबकि कायिक परिवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे जो होते हैं आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान ही फल फूल लगाते हैं। यानी जब कायिक परिवर्तन के द्वारा जब लगाए जाते हैं पेड़ पौधे तो वो अपने जिस पौधे के समान थे उस पौधे के समान हो जाएंगे, लेकिन बीज वाले होते हैं उसमें अंतर पाया जाता है, कुछ परिवर्तन पाए जाते हैं। चौथा है, यह पौधे उगाने से सस्ता और आसान तरीका है जो, थोड़ा पढ़ लेते हैं, जो इस विधि द्वारा केला, गुलाब, आम, गन्ना आदि उगाए जाते हैं। कौन सी विधि है भाई बताइए, तो कायिक। कायिक में क्या होता है, काट कर लगा देते हैं। जैसे गन्ना को काटा जाता है, काट कर लगा देंगे तो अपने समान होगा, लेकिन बीज अगर बोते हैं उसमें बीज आ जाए, मिल जाए तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन उपस्थित हो जाता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। कायिक प्रवर्धन के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, ये दो प्रकार के होते हैं कायिक प्रवर्धन। पहला है प्राकृतिक विधि द्वारा और कृत्रिम बुद्धि विधि द्वारा। प्राकृतिक मतलब भगवान द्वारा निर्मित होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम। और कृत्रिम विधि क्या होता है, जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। जैसे जड़, तना, पत्ती क्या हो गया, प्राकृतिक विधि हो गया। जैसे जड़ क्या है, गाजर और शकरकंद। क्लियर हुआ। तना क्या है, आलू, अदरक। क्लियर, शलजम में आ जाता है। पत्तियाँ क्या होती है, तो ब्रायोफिल्म, या आप पत्तियाँ ऐसे कर सकते हैं जैसे पालक का पौधा। क्लियर हुआ। पत्ती में पालक आ जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, जड़ जो नीचे वाला होता है, तना, आलू, अंदर। क्लियर हो रहा है, अदरक। कृत्रिम विधि, अब मनुष्य द्वारा कौन कौन सा होता है देख लीजिए। पहला है कालम लगाना, दूसरा है कर्तन करना, जो गन्ना और गुलाब को करते हैं, यानी काट कर उसका वृक्ष लगा देंगे तो पकड़ लेता है। कालम क्या होता है, आम, अमरूद, नींबू, उसको रख दीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए तो ऑटोमेटिक वहाँ से क्या शाखाएं निकलना शुरू कर देती हैं। केयरिंग क्या होता है, चमेली उभयलिंगी जीव फिताकृति कृमि जो केचुआ द्वारा तथा सितारे मछली इत्यादि के द्वारा होता है। यह लेयरिंग जो होता है यह केचुआ के माध्यम से होगा और सितारे मछली ऊपर तो उनके माध्यम से होता है। क्लियर। लैंगिक जनन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए एक नज़र में ये सब पढ़ेंगे। जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाते हैं। यानी नर और मादा जहाँ पर उपस्थित होते हैं दोनों लोग भाग लेते हैं साथ साथ, उसी को जनन कहते हैं।
अब इनका दूसरा शब्द है वो आप लोग पढ़ लेंगे आसान भाषा में। क्या होता है? नर में शुक्राणु होता है और मादा में क्या होता है? अंडाणु। नर में क्या होता है? नर मतलब पुरुष, पुरुष में शुक्राणु होंगे, मादा औरत में अंडाणु होता है। क्लियर हुआ? इसको जरूर पढ़ेंगे आप लोग। निषेचन के मतलब कि प्रोसेस पढ़ लेंगे। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन को निषेचन करते हैं। यानी नर का जो शुक्राणु होता है और मादा के अंडाणु के क्या होता है? संलयन से ही निषेचन का कार्य होता है। मादा युग्मक क्या होता है? जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि भोजन का बनाने सभी चीज़ें उपस्थित होती है उसके अंदर, वह जो चाहो वो बना सकता है, उसी को मादा युग्मक कहा जाता है। क्लियर हुआ? लैंगिक जनन के लाभ क्या हैं? लैंगिक उच्च विकसित प्रक्रिया है तथा इसके अलैंगिक जनन की तुलना में अनेक लाभ है। यानी बहुत सारा लाभ है। पहला क्या लाभ है देख लेंगे। लैंगिक जनन जो संततियों में गुणों को बढ़ावा देता है, यानी गुण में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि इसमें दो भिन्न तथा लैंगिक असमानता वाले जीवों से आए युग्मकों का संलयन होता है। दूसरा क्या है देख लेते हैं। लैंगिक जनन में वर्णों के नए संयोजन के अवसर होता है। यानी लैंगिक जनन में जो वर्ण बनेगा, जो नए जाति का निर्माण होगा, वो क्या होंगे? नए संयोजन के द्वारा उसमें अवसर मिलेगा, प्रदान मिलेगा, यानी नए जाति का निर्माण होने में सहायक होगा। तीसरा क्या है? यह नई जातियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो क्लियर सी बात है। चौथा, इस जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती है, यानी अलग अलग थोड़ा बहुत विभिन्नताएं मिल जाएगी। इस विधि में उत्पन्न संतति शारीरिक रूप से जनक से भिन्न होता है, परंतु डीएनए स्तर पर समान होता है। यानी मनुष्य के समान ही वो मनुष्य पैदा होगा, लेकिन थोड़ा सा हटकर होगा। मान लीजिए आपके माता पिता का चेहरा कुछ अलग था, बच्चे का चेहरा कुछ अलग हो गया, लेकिन डीएनए क्या हो गया? एक समान होता है। जो आपके माता पिता में वो आपके पुत्र में उपस्थित हो गया। क्लियर? डीएनए द्वारा ही ना हम किसी मतलब कि बीमारी को भी जांच सकते हैं, या अपराधी को पकड़ना है तो उसके माता पिता थे तब कैसे मालूम चलेगा? उनको फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से या डीएनए के माध्यम जांच कराइए। क्लियर हुआ? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कह रहे हैं कि हमारा पुत्र नहीं है, तो उनका डीएनए जांच कराइए, उनके माता पिता की जांच कराइए, और दोनों को मैच होगा, भाई इनका पुत्र है। क्लियर हुआ? ऐसे हो जाता है। अब देखते हैं एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों में जनन पद्धति में अंतर क्या है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, देखेंगे इसके बारे में। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से चलता है, ये सिकटी दिनाचक में चलता है। जो सिकटिया बाजार के ग्राउंड है वहाँ से 200 मीटर दक्षिण की तरफ स्थित है। ये हमारी संस्था है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से पढ़ाई जाती है, और यहाँ पे सभी विषय दी जाती है। इंटर तक, क्लास 6 से 12 तक कोचिंग चलता है, और यहाँ पे हर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। नोट्स भी, हैंड नोट्स भी दिया जाता है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से पढ़ाया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, इसे यूट्यूब पे पाने के लिए LCC ये लिखा हुआ देख लीजिए, LCC सिकटिया, एक ही में सर्च कीजिए यूट्यूब पे, आपका प्ले स्टोर में सभी वीडियो उपलब्ध हैं। चलते हैं। डीएनए की प्रकृति में परिणामी जो त्रुटियां जीवों की समष्टि, जो नए जन्म की संख्या होती है, जो जनसंख्या होती है, उसमें विभिन्नता का स्रोत होता है, जो उनकी समष्टि को बनाए रखने में सहायक होते हैं। यानी डीएनए की जो प्रक्रिया है वह त्रुटि जीवों की सम्मिलित यानी जनसंख्या में वृद्धि तो करता है, और क्या करता है? वह अपने समान नए जाति के निर्माण में वो कार्यरत रहता है, उपस्थित रहता है। अगला, लैंगिक जनन के अध्ययन को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पौधों में लैंगिक जनन और जंतुओं में लैंगिक जनन। मोस्ट IMP है ये, देख लेंगे। पौधों में लैंगिक जनन और जंतुओं में लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ लेते हैं। पुष्पीय यानी जो पुष्प वाले पौधे होते हैं उनमें जननांग होते हैं, मादा जननांग होते हैं, जिसे स्त्री केसर बोलते हैं। आगे, स्त्री केसर के भाग क्या है? वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, और अंडाशय है। नर जननांग जो पुंकेसर होता है, अभी मैं फिगर का माध्यम दिखा रहा हूँ, पुंकेसर के भाग होते हैं जो परागकोश या तंतु कहलाते हैं। क्लियर हुआ? देखिए, एक पौधे में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं। जो पौधा फूल फल लेता होगा उसमें नर और मादा यानी स्त्री और पुरुष दोनों उपस्थित होंगे, और जो पौधे फूल फल नहीं लेते हैं तो वह एक लिंगीय पौधा होगा, और उसमें क्या होगा? वह या तो मादा होगी या फिर नर ही होगा।
क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? और जिसमें दो लिंगीय होंगे वो फल और फूल दोनों उपस्थित होंगे। ऐसे पहचान कर सकते हैं, अपने भाषा में बनाकर लिख सकते हैं आप। क्लियर? एग्जाम में पूछेगा तो आप अपने मन से अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, एक पुष्प की संरचना है, देख लेते हैं पुष्प। अब इसको क्या क्या बोलते हैं, इसमें नर और मादा भी होते हैं। देखिए सबसे पहले नीचे वाले हिस्से को बाह्यदल बोलते हैं, जो पत्तियां लगी होती है इसको बाह्यदल बोलते हैं। इसके अंदर अंडाशय होता है जहाँ पे बीज उत्पन्न होता है। क्लियर? यह स्त्री केसर के अनुसार होता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये क्या होता है? स्त्री केसर होते हैं। और पुंकेसर जो पुरुष वाले होते हैं, जो परागकोश होते हैं, तंतु होता है, दल होता है, और इसमें बाह्यदल उपस्थित है, पंखुड़ी के भांति दल होते हैं। पंखुड़ी यानी पत्तियां, ठीक है। तंतु क्या होते हैं? जो अंडाशय को बाहरी सीमा से वायु को आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। परागण कोश भी उसके ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ये क्या होता है? हमेशा गीलापन रहेगा। गीलापन होने का कारण क्या है? तो यह एक प्रकार का सुगंध छोड़ता है, जिससे क्या करते हैं हमारे कीट है, कीड़े मकोड़े हैं, उनको सुगंधित करके आकर्षित हो जाते हैं। जैसे फूलों पे तितलियों को मड़मड़ाना, मक्खी, मध बैठना, किसके कारण होता है? तो एक प्रकार का सुगंध छोड़ता है, इसके उस सुगंध को लोग क्या करते हैं? चूसते हैं। क्लियर हुआ? वर्तिकाग्र यानी बत्तिकाग्र किसे बोलते हैं? ऊपर वाली हिस्सा होता है जो बत्ती होता है। वर्तिका किसे बोलते हैं? जो अंडे से मिला हुआ एक सिरा होता है उसको वर्तिका बोलते हैं। क्लियर हुआ? पुष्प अवश्य बनाएंगे आप लोग, पुष्प IMP है, ये हर साल पूछा है और पूछेगा भी। क्लियर? पुष्प, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र जो मैं बता चुका हूँ, आप लोग अवश्य बनाइएगा। हाइड्रा का भी पूछ देता है, उसका फिगर मैं दे चुका हूँ। पुनरुद्भवन का भी मैं दे चुका हूँ, उसका भी फिगर आप लोग बना लेंगे। क्लियर? बोलते बोलते थोड़ा जुबान फंस रहा है, इस पर नहीं जाएंगे, देखेंगे। पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। देखिए एक लिंगी क्या है? जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो उसे एक क्या कहते हैं? एक लिंगीय पुष्प कहते हैं, जैसे पपीता, तरबूज। क्लियर हुआ? द्विलिंगीय में जब एक ही पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, पुरुष पुंकेसर यानी पुरुष और स्त्री दोनों स्थित होते हैं, उसे उभयलिंगी भी पुष्प कहते हैं, यानी द्विलिंगी भी कहते हैं, जैसे गुड़हल और सरसों का फूल। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? अब पुंकेसर क्या है? बारी बारी सबके बारे में नामकरण से पढ़ लेंगे। पुंकेसर क्या है? पुंकेसर नर जननांग है जो तंतु तथा परागकोश से मिलकर बना होता है। यह परागकणों को बनाता है। पुंकेसर का कार्य, अब पुंकेसर कार्य पढ़ लेते हैं। पहला, यह नर जननांग है जो परागकण बनाता है। दूसरा, परागकोश है जो परागकणों को संचयन करता है। तीसरा है परागकण। परागकण का कार्य क्या है? तो परागकण पौधों में नर युग्मक होते हैं जो सामान्य पीले रंग का पाउडर जैसा होता है, जो चिकना पदार्थ होता है, आप देखे होंगे। चौथा क्या है? स्त्री केसर या मादा जननांग है जो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बना होता है। यह पुष्प के अंदर क्या होता है? केंद्रक में उपस्थित होता है। स्त्री केसर के भाग क्या है? तो वर्तिका, यह पुष्प का वह मादा भाग है जिस पर परागण की क्रिया होती है। यह चिपचिपा सा होता है। वर्तिकाग्र, यह एक नलिका का भाग होता है जो वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का कार्य करता है। अंडाशय क्या होता है? पुष्प के केंद्र में उपस्थित होता है, जिसमें बीज उपस्थित होते हैं, यानी बीज होता है, और प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है जहाँ निषेचन के पश्चात भ्रूण बनता है। जहाँ पे भ्रूण किसे बोलते हैं? जहाँ पे बीजों को रख दे और नया जाति का निर्माण करना शुरू कर दे, यानी पौधे लगना शुरू कर दे, तो उसको भ्रूण कहते हैं। स्त्री केसर के कार्य क्या है? स्त्री केसर मादा जननांग है जो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय से मिलकर बना होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं, कार्य के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र क्या है? यहाँ परागण की क्रिया होती है। दूसरा, वर्तिका को पराग नली भी कहा जाता है। यह नर युग्मक को अंडाशय तक पहुँचाने का कार्य करता है। तीसरा, अंडाशय पुष्प का एक प्रमुख मादा जननांग है जहाँ संलयन यानी निषेचन की क्रिया द्वारा होती है। यह भ्रूण का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? परागण क्या बोलते हैं? परागणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। आप फिगर बनाए हैं, फिगर के माध्यम से पढ़िए, बिल्कुल कंसेप्ट कर लेंगे। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, कार्य आप लोग ऑटोमेटिक बना सकते हैं। स्वपरागण किसे बोलते हैं? पढ़ लेते हैं इनको।
जब एक पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग कणों का स्थानांतरण क्या होता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्वपरागण कहते हैं। पर परागण क्या बोलते हैं? जब एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के अन्य दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है तो उसे परागण कहलाता है, उसे पर परागण कहते हैं। यानी जब एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के दूसरे पुष्प हो वह वर्तिकाग्र तक क्या करता है? पराग कणों को पहुंचाने का कार्य करता है, उसे पर परागण कहते हैं। क्लियर? परागण के कारक क्या है? एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण वायु, जल तथा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संचालित किया जाता है। यानी जल का माध्यम से, वायु के माध्यम से क्या होता है? स्थानांतरित होता है, जो चला जाता है। इनकी दो विधियां हैं, एक भौतिक कारक है और एक जंतु कारक है। तो भौतिक कारक कैसे होता है? जल और वायु द्वारा होती है। जंतु कारक क्या होता है? कीट तथा कीड़े मकोड़े जैसे तितली, मधुमक्खी इत्यादि क्या होते हैं? अंकुरण का कार्य करते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है। किसमें? बीज में, उसके अंदर होता है। जैसे बीज देखें आप लोग, ऐसा होता है, उसमें क्या होता है? एक भ्रूण होता है, ऐसा बना होता है, वही फट करके यहीं से निकलने का, अंकुरण होने का कार्य होता है पौधों का, जो प्रयुक्त परिस्थिति में नए संतति में विकसित होता है। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। अंकुरण मतलब कि अब बीज बो दिया, उसमें से क्या हुआ है? उसमें से अब पौधे निकलना शुरू कर दिए हैं, उसको अंकुरण कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला है, मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं का विकास। एक मिनट। उत्तरदायी विकास बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए, यानी मनुष्य में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही उत्तरदायी कोशिका का विकास बहुत ही आवश्यक होता है। कैसे? इन कोशिकाओं को जनन कोशिकाएं कहते हैं। किनको? यानी जन्म देने वाले कोशिका कहते हैं। यानी मनुष्य के अंदर जो लैंगिक होता है, शुक्राणु होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो जनन कोशिका कहते हैं, जो जनन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इन कोशिकाओं का विकास मनुष्य के जीवन काल के एक विशेष अवधि में होता है। एक विशेष अवधि होती है, एक सीमा होता है, जिसमें शरीर के विभिन्न अंगों में विशेष परिवर्तन होते हैं। यानी समय के अनुकूल उसमें परिवर्तन होता जाता है। विशेषता जनन कोशिकाओं में परिवर्तन होते हैं जैसे जैसे शरीर में सामान्य वृद्धि दर धीमी होती है। वृद्धि दर जो भी है, यानी उनका अंदर की प्रक्रिया वो धीमी होती है, उसको क्या बोलते हैं? उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ हो जाता है। यानी जो भी प्रोसेस होता है जनन क्रिया के लिए, जो अंग होते हैं वह निषेचन के लिए धीरे धीरे परिपक्व होते हैं, यानी धीरे धीरे वो तैयार हो जाते हैं। क्लियर? जैसे किशोरावस्था में क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किशोरावस्था, जब बच्चा 12 वर्ष ऊपर हो जाता है, तो देखिए यह वृद्धि एक प्रकृति प्रक्रम है, यानी प्रकृति के अनुसार वृद्धि होता है, इसमें कोई कृत्रिम नहीं है, यानी मनुष्य द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है। जीवन काल की वह शाखा जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्व आ जाती है, उसे किशोरावस्था कहते हैं। यानी वह प्रक्रिया, वह सिस्टम जिसमें मनुष्य क्या होता है? एक अपनी परिपक्व अवस्था में चला जाता है, यानी एक अपनी परिपूर्ण अवस्था में पहुंच जाता है, जो जनन करने योग्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। क्लियर? जो 12 वर्ष के बाद होता है। यौन आरंभ कैसा है? तो लैंगिक जनन हेतु उत्तरदायी जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि से होता है, यानी एक विशेष अवधि होता है, एक निश्चित सीमा होता है, जिसे यौन आरंभ कहते हैं। क्लियर? यौन आरंभ का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लड़के व लड़कियों की जनन क्षमता का विकास होता है। यानी इनमें जो भी है प्रक्रिया वह किससे होता है? लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें जनन क्षमता किससे होता है? परिवर्तन के कारण होता है। कैसे? अगर इनको पढ़ा जाए दूसरे शब्दों में, तो किशोरावस्था वह अवस्था जिनमें जनन उत्सुक, यानी जो उत्तक होते हैं, जो जनन की प्रक्रिया वाले सिस्टम जो अंग होते हैं वह परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं, यो यौनारंभ कहा जाता है इसे। क्लियर हुआ? लड़कों में यौनारंभ के लक्षण क्या है? तो 13 से कितना वर्ष है भाई? देख लीजिए, आप लोगों के सामने मैं रखा हूँ 15 वर्ष। क्लियर? देखिए, यानी 12 वर्ष के बाद से किशोरावस्था हो जाता है। जैसे जब ये 13 वर्ष के बाद पहुँचेंगे तो क्या होंगे? आवाज़ में भारी होगा, चेंजिंग हो जाएगा, दाढ़ी मूछ आना शुरुआत हो जाएगा, जननांग क्षेत्रों में बालों का आना शुरू हो जाएगा, यानी जो जनन क्रिया वाले जो अंग है उनमें बाल आना शुरू हो जाएगा। त्वचा हमेशा कैसा रहेगा? तो तेली, यानी तेल आकार का रहेगा, चिकना चिकना सा हमेशा रहेगा। ये लड़कों में जो होता है यौन आरंभ के लक्षण होते हैं। लड़कियों में यौन आरंभ के लक्षण कब होते हैं? तब 12-14 वर्ष तक होता है। 12 वर्ष आरंभ होता है, 14 वर्ष तक मतलब क्लियर पूर्ण पक्व हो जाते हैं। देखिए कैसे,
लड़कियों में स्तन का बनना व आकार में वृद्धि। स्तन मतलब क्या? सीना। तो लड़कियों में स्तन का बनना और आकार में वृद्धि यानी बड़ा हो जाएगा। त्वचा कैसा रहेगा? तेलीय रहेगा। यह पुरुषों में पाया जाता है, लड़कों में पाया जाता है। जननांग क्षेत्र में बालों का आना यानी उसके जननांग क्षेत्र में क्या हो जाएंगे? बाल हो जाएंगे। रजोधर्म का शुरुआत हो यानी मासिक चक्र जो 28 दिन पे होता है वो प्रारंभ हो जाता है। क्लियर? आवाज़ पतली हो जाना यानी मोटी आवाज़ हो तो क्या होती है? एक सुरीली आवाज़ जैसी पतली आवाज़ निकलना शुरू हो जाता है। आप लोग सुनते भी हैं। क्लियर हुआ? अब देखते हैं नर में क्या पाया जाता है, कौन सा हार्मोन्स, और मादा में। देखिए नर में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वह नर में पाया जाता है, और स्त्री में एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन लिंग के उपरांत में यह हार्मोन उपस्थित होता है। किसमें? स्त्री में। एस्ट्रोजन व प्रोटेस्टेरोन किस में पाया जाता है? तो स्त्री में। नर में क्या पाता है? टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। क्या पाता है? टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। क्लियर हुआ? ये दोनों हार्मोन्स बहुत आईएमपी है आप लोग के एग्जाम के लिए, इस एग्जाम में नहीं। अब जनन तंत्र मोस्ट आईएमपी, आप लोग फिगर बनाएंगे वर्णन करेंगे। मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी। पुष्प, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो ये जनन तंत्र हो गया आपका। देख लीजिए इसमें क्या होता है। देखिए जो निषेचन वाले अंग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सीसन बोलते हैं। ये सी आपका सीसन का। देख लिए ये बाहरी होता है, बाहरी वातावरण के अनुसार होता है। अभी मैं कार्य बता रहा हूँ इसका। जिसके अंदर एक मूत्र मार्ग होता है, एक नलिका होती है। वो कहाँ से मिला होता है? तो मूत्राशय से मिला होता है। और इसके बाहर एक ट्यूब लगा होता है जो प्रोटेस्ट ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? इधर अब यह ट्यूब जो होता है वह वृषण कोश से, जो वृषण होता है कोश या वृष यानी इसमें से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वह पूरे शरीर में ये श्वसन अंग में लाने का कार्य करता है, जो मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है, जो मादा के अंदर ले जाने का कार्य करता है। इसको क्या बोलते हैं? जो ट्यूब लगा होता है जो मतलब कि रोकथाम करने या भेजने का कार्य करता है उसको शुक्राशय बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें मेन पार्ट जो होता है जो कहाँ से? मूत्राशय से बना होता है, और उसका एक वेंस निकला होता है जो मूत्र नलिका द्वारा होता है, जो या गुर्दा के पास होता है, गुर्दा से होकर के निकलता है। क्लियर हुआ? गुर्दा किडनी आपके। क्लियर हुआ? अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। शुक्रवाहिनियाँ क्या होती हैं? इसके माध्यम से हमारे शुक्रवाहिनियाँ उपस्थित होती हैं। और जो वृष होता है क्यों बाहर लटका रहता है? क्योंकि यह शरीर के टेम्परेचर यानी तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्लियर? यानी पूरे शरीर में जो टेम्परेचर है ये बाहरी वातावरण को टेम्परेचर से जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसको बाहर रखा गया है। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? तो ये हुआ लैंगिक जनन के जो भी आपके अंग मिले ये। इसको आईएमपी बनाकर फिगर बना लीजिए। मोस्ट आईएमपी है, ये हर साल पूछता है, 4 से 5 नंबर में आता है। क्लियर? चाहे पुष्प पूछ दे, चाहे मादा जनन तंत्र पूछ दे, चाहे नर जनन तंत्र पूछ दे। तो हमने पुष्प पढ़ लिया और नर जनन तंत्र पढ़ लिया। अब मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। अब वृषण का कार्य देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए मैं फिगर दिखा दिया हूँ वृषण, आप लोग एक बार और देख लीजिए। वृषण इन है वृषण कोश, देख लीजिए। क्लियर हुआ? देख लीजिए ये वृषण कोश। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यह मानव में पाए जाने वाला प्राथमिक जननांग है यानी प्रथम अंग है, क्योंकि यह शुक्राणु उत्पाद कार्य का कार्य करता है, यानी उत्पादन का कार्य करें किसका? शुक्राणु का। क्लियर? यह संख्या में 2 जोड़ी होता है अथवा 1 जोड़ी, सॉरी 2 होता है अथवा 1 जोड़ी होता है। 1 जोड़ी का मतलब 2। क्लियर? नर में उदर के निचले हिस्से में बाहर की ओर पाए जाते हैं। इनका आकार अंडाकार या गोलाकार होता है। क्लियर हुआ? ये आप लोग जानते हैं, उसका बारे में लिख देना है। इसमें नर लैंगिक जो हार्मोन का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्लियर हुआ? मोस्ट आईएमपी है, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। अब द्विलैंगिक अंग क्या है देखेंगे। यह वृषण कोश होता है। क्लियर? वृषण कोश कैसा होता है? तो थैली नुमा संरचना यानी थैली का आकार का होता है, या एक जोड़ी क्या होता है? वृषण पाए जाते हैं। शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर में कम तापमान की आवश्यकता होती है, यानी मैं बताया ना कि तापमान को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, वही है, यानी कम करने का कार्य करते हैं। अगला है वृषण कोश ताप नियंत्रण के तौर पर कार्य करते हैं। बिल्कुल वही चीज़ मैं बता चुका हूँ, इसको शुक्राणु का निर्माण के लिए और वृषण कोश के लिए। क्लियर? अब शुक्रवाहिनियाँ क्या होती है? ये संख्या में 2 होती हैं। शुक्राणु शुक्राशय तक पहुंचाने के लिए शुक्रवाहिनी की सहायता लेती है। शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्त नली बनाती है, अतः शुक्राणु तथा मूत्र दोनों समान मार्ग से क्या करते हैं? प्रवाहित होते हैं।
तीसरा है शुक्राशय किसे बोलते हैं? शुक्रवाहिनियां से शुक्राशय संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें प्रवेश करती है, जिसे शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है, चिपचिपा सा होता है, जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है। किसके निर्माण में? वीर्य यानी बीज बनाने का कार्य करता है। साथ ही यह तरल पदार्थ शुक्राणुओं को ऊर्जा तथा गति प्रदान करता है। क्लियर हुआ? प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या है? यह अखरोट के आकार की एक क्या होता है? बाह्य स्त्री ग्रंथि होती है, यानी बाहरी हिस्से में उपस्थित एक स्रावी ग्रंथि होती है जो एक तरल पदार्थ का निर्माण करने का कार्य करता है। कौन? प्रोटेस्टा ग्रंथि, प्रोटेस्ट ग्रंथि जिसे बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। यह तरल वीर्य का भाग बनता है जो शुक्राणुओं की गति प्रदान करता है। शुक्राणु कैसे होता है भाई? जो वीर्य होते हैं ये पूछ आकार का होता है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, और जो मादा के अंदर आगे भेजने का कार्य करते हैं। क्लियर? जो अंडाशय निषेचन की प्रक्रिया समय होता है। इसके आगे है पांचवा है काउपर ग्रंथि किसे बोलते हैं? अम्लीयता को क्षारीयता में बदलकर उसका उदासीन कर देता है, यानी अम्लीय जो होता है उसको क्षारीय में बदलकर उदासीन कर देता है, यानी किसी रंग में रूप में ले जाता है। मूत्रमार्ग क्या होता है? यह एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्रजनन नलिका बनाती है। इसमें से होकर मूत्र शुक्राणु प्रोटेस्ट ग्रंथि आदि के स्राव बाहर निकालते हैं। यह शीशन से गुजरकर मूत्रजनन छिद्र द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है, यानी मूत्राशय जो होता है वह शीशन में एक छिद्र होता है, उसके माध्यम से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। शीशन क्या होता है? यह एक बेलनाकार अंग होता है जो मैं दिखाया हूँ, जो वृषण के बीच लटका रहता है। यह उत्थानशील जो मैथुनांग बोलते हैं, यानी मैथुन करने की प्रक्रिया होती है। क्लियर? तो सामान्य अवस्था में यह छोटा तथा क्या होता है? स्थिर रहता है। क्लियर? तथा मूत्र विसर्जन के काम आता है। मैथुन के समय यह उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, जो यह इसकी आकार में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है और इसमें वीर्य उपस्थित हो जाता है और मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है। किसके? मैं शुक्राणु को। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। मादा जनन तंत्र देख लीजिए, ये भी आईएमपी है, तीनों आईएमपी है आपका, पुष्प, नर और मादा जनन तंत्र। क्लियर? देखिए इसमें क्या होता है? सबसे निचले वाले हिस्से को योनि बोलते हैं। क्लियर हुआ? इसके ऊपर क्या होता है? ट्यूब लगा होता है जो खुलता है बंद होता है, उसको ग्रीवा बोलते हैं। और इसके बाहरी वाले हिस्से जो होता है इसको गर्भाशय बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? निषेचन के बाद से वीर्य अंदर जाते हैं और गर्भाशय का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे झालरनुमा होता है, जहाँ पे क्या होता है? एक अंडाशय उपस्थित होता है जिसमें बच्चे जो होते हैं जन्मजात, मतलब कि उसमें वीर्य चला जाता है और अंडे वहीं पे पलने का कार्य करते हैं। अब इसके ऊपर वाले झालर को क्या बोलते हैं? अंडवाहिनियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनियाँ बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? ट्यूब के भांति लगा होता है, जुड़ा होता है, ये प्रत्येक मंथली में खुलता है। क्लियर? चलते हैं आगे, चलिए। द्वितीय लैंगिक जनन अंग क्या है? ये वाहिनी का अंडक होता है, जो वाहिनी अंडक बोलते हैं। देखेंगे यह एक लंबा कुंडलित क्या होता है? नलिका अंग होता है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। अंडवाहिनी की नलिका अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह 10 से 12 सेमी लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेमी होती है। यह उदर गुहा के पीछे तक फैला होता है। उदर गुहा जो होता है ना नीचे, वो क्या होता है? वहाँ तक फैला होता है। अब गर्भाशय क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गर्भाशय क्या होता है? गर्भाशय उदर के नीचे निचले भाग में मूत्र थैली तथा मलाशय के मध्य स्थित जो खोखला मांसल अंग होता है, यानी मांस से बना हुआ अंग होता है, जहाँ दोनों अंडवाहिनियाँ संयुक्त होकर के थैली के अनुसार, यानी थैली मतलब एक झिल्ली के अनुसार, यानी एक गोलाकार में इस संरचना का निर्माण करती है। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर तथा संकरा भाग नीचे की ओर गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। माता और भ्रूण के मध्य स्थापित कड़ी प्लेसेंटा या अपरा का रोपण भी गर्भाशय कहलाता है या होता है। अब योनि क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। योनि के बारे में, मूत्राशय व मलाशय के बीच 8 सेमी का क्या होता है? एक लंबी नली होती है। अगला पॉइंट है, इसको हेडिंग बना लेंगे योनि को। स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करता है।
यह अंग स्त्रियों में रजोधर्म यानी मासिक चक्र, श्रावण तथा प्रसव के मार्ग का भी कार्य करता है। क्लियर हुआ। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। कौन से विषाणु पाए जाते हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। क्लियर। अब प्रजनन की अवस्थाएं क्या है? प्रजनन की अवस्थाएं पढ़ लेते हैं। युग्म जनन क्या है? तो वृषण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मकों का निर्माण विधि को युग्मक जनन कहा जाता है। नर के वृषण में होने वाली इस क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है तथा यह क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। मादा के अंडाशय में युग्मकों की निर्माण किया जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है उसे अंड जनन अंग कहते हैं। क्लियर। अंड जनन अंग कहलाती है कहते हैं। अब निषेचन क्या है इसके बारे में? मादा में उपस्थित अंडाणु मैथुन के दौरान यानी निषेचन क्रिया के दौरान नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु के संपर्क में आते हैं यानी उनके अंदर मादा के अंदर चली जाती है। जब उसमें से निकल जाता है तो क्या होता है तथा संयुग्मन का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया निषेचन का कार्य कहलाती है। अब विदलन तथा भ्रूण का रोपण कैसे होता है? युग्मनज जो होता है समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना बनता है जिसे कोरक कहा जाता है। तत्पश्चात कोरक गर्भाशय के अंतःस्तर में जा करके स्थापित होता है। यह प्रक्रिया भ्रूण का रोपण कहलाती है। यह प्रक्रिया गर्भाशय में क्या होती है? उपस्थित होती है। अब प्रसव क्या है? जो भ्रूण रोपण के पश्चात यानी भ्रूण रोपण के पश्चात जब बीज अंडे बनते हैं तब उसके बाद विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। गर्भाशय शिशु का पूर्ण विकास होने पर बच्चा जन्म लेता है। शिशु जन्म की प्रक्रिया प्रसव होता है यानी जब अंडाशय हो जाता है यानी 9वें माह में जब बच्चे पैदा होने की प्रक्रिया होती है वहाँ पे प्रसव होता है, एक थैलीनुमा होता है। क्लियर। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तब क्या होता है? तो निषेचन अंड युग्मक कहलाता है जो गर्भाशय में रोपित होता है यानी एक रोपण का क्रियाविधि यानी उसमें अंडे बनने का कार्य होता है जो गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण का कार्य करता है। क्लियर। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि क्या होती है? 9 महीना होता है जो सप्ताह में लिया जाता है यानी 9 सतह 63 इसको सप्ताह में आप काउंट कर सकते हैं। क्लियर। 63 सप्ताह में आ जाता है ये टोटल। आगे देखेंगे हम। इसमें मैं कुछ आप लोग देख लीजिएगा एक बार सप्ताह वाइज में बदल करके यानी मंथ में 9 होता है, सप्ताह में बदलेंगे 7 से गुणा करेंगे तो 9 सतह 63 होगा। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। प्लेसेंटा या आपरा क्या है? यह एक विशिष्ट ऊतक होता है जिसकी क्या होती है? तस्तरीनुमा संरचना यानी तस्तरी यानी प्लेट के अनुसार उसकी संरचना होती है जो गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो पहला है मुख्य कार्य माँ के रक्त से ग्लूकोज ऑक्सीजन आदि का भ्रूण तक प्रदान करना यानी ले जाने का कार्य करता है। दूसरा है भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों को निपटना यानी निपटारा करना, निपटाना उसको निकालना। क्लियर। अब जब अंड का निषेचन नहीं होता तब क्या होता है? तो हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार होता है यानी हर महीने तैयार होता है और वह 2 दिन बाद से नष्ट हो जाता है। हर दिन वो नष्ट होता है ऐसे कह सकते हैं। दूसरा है गर्भाशय की भित्ति मांसल यानी मांस एवं एस्पोजी से हो जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए क्या होता है? जरूरी होता है यानी भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होता है। आगे यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग में रक्तस्राव जो रक्त निकलता है उसके रूप में बदल जाता है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म अथवा मासिक चक्र कहते हैं। क्लियर हुआ। यह अवस्था कब तक चलती है? तो पूरे उम्र से 45 यानी 40 से 50 वर्ष की उम्र तक ही चलता है। 50 वर्ष की अवस्था से क्या हो जाएगा? स्त्रियों में मासिक धर्म जो है बंद हो जाता है। ये कब से स्टार्ट होता है? तो 12 वर्ष की अवस्था से स्टार्ट होता है। यह मतलब कि मौसम के अनुसार चलते हैं।
उम्र के बाद अंडाशय में अंड उत्पाद होना बंद हो जाता है, जो फलस्वरूप क्या होता है, रजोधर्म बंद हो जाती है, जिसे रजोनी वृत्ति कहते हैं। क्लियर हुआ। अब जनन स्वास्थ्य क्या है, जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए जनन स्वास्थ्य पे चलते हैं। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी अमाय जैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। क्लियर हुआ। यानी जनन स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य जो WHO के अनुसार यह मतलब कि प्रत्येक वर्ष इसका काउंटिंग किया जाता है। इसमें क्या क्या होना चाहिए स्वास्थ्य होने के लिए, तो शारीरिक सही होना चाहिए, यानी शरीर में जब खाएंगे पिएंगे तो हमारा शरीर क्या रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। मानसिक प्रक्रिया ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। सामाजिक प्रक्रिया में उतना ही काम लेना चाहिए, उतना ही हकदार होना चाहिए जितनी आवश्यकता है, अधिक नहीं। व्यवहार में कितना हमें वार्तालाप करना है, कितना नहीं करना है, इसके स्वरूप क्या है, ये स्वास्थ्य है। क्लियर हुआ। रोगों का लैंगिक संरक्षण जो STD के नाम से जानते हैं, ये अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। जैसे जीवाणु जनित्र कैसे होते हैं, ये क्या करता है जीवाणु भाई, जो जीव होता है इसमें तो क्या क्या होते हैं, एक गोनोरिया और सिफिलिस नामक ये बीमारी का मतलब कि उत्पाद करते हैं। और विषाणु जो होते हैं वह मस्सा, जो जनन अंग के ऊपर मस्सा बन जाते हैं। HIV और एड्स में क्या होते हैं, उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। इसके कारण क्या होता है, विषाणु जनित्र जो होते हैं वह मस्सा बनता है, या HIV हो जाएगा या आपके अंदर एड्स हो जाएगा। ये किसके कारण होता है, तो अनेक प्रकार से जनन क्रिया यानी अनेक मादाओं से, अनेक स्त्री से संलग्न करने के कारण ये हो जाता है। अब इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोका जा सकता है, यानी कंडोम के सहारे से कुछ सीमा तक इसको रोकथाम कर सकते हैं। गर्भरोधक जो होता है, गर्भधारण के समय जब होता है तो क्या होता है, इसको रोकथाम गर्भरोधक कहलाता है। यानी गर्भरोधक क्या होता है, गर्भधारण को रोकने का कार्य करता है, उसको गर्भरोधक कहते हैं। क्लियर हुआ। अब गर्भरोधक के प्रकार, यानी गर्भरोधक क्या होता है, जब बच्चे पैदा होने के लिए रोकथाम। क्लियर। ये क्या है, एक यांत्रिक विधि है। इसका क्या होता है, जो शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचाया जाता है, तो जब शुक्राणु को अंड कोशिका यानी मादा के अंदर नहीं जाएगा तो आप अंड नहीं बनेगा और बच्चे पैदा नहीं होंगे। उसको रोकथाम के लिए क्या होता है, शीशन को ढकने वाला जो होता है उसको क्या नाम देते हैं, कंडोम कहते हैं। जो योनि में रखने वाले सर्वाइक कैप होता है, जो स्त्री के लिए भी मिलता है और पुरुष के लिए भी मिलता है। क्लियर। यानी उसका नाम कंडोम होता है। क्लियर। और रासायनिक तकनीकी क्या है, यानी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कैसे रोक सकते हैं, देखेंगे। मादा में अंड को ना बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तन कर देती है। इनके अन्य प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बहुत सारे दवाई चल गई है, मेडिसिन चल गया है, जिसको गर्भाशय को रोका जा सकता है। अगला क्या है, IUCD। ये क्या होता है, तो इंट्रा इंटेरिन क्या होता है, कॉन्ट्रेसेप्टिव और डिवाइस होता है। क्या होता है, अंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। ये फुल फॉर्म होता है, पूछ लेता है इसका फुल फॉर्म नाम लिखिए और इसके बारे में लिखिए। तो क्या होता है, यह लूप या कापर का बना होता है जो गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिसके क्या होता है, गर्भधारण नहीं हो पाता, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि नसबंदी का कार्य किया जाता है। क्लियर। इसमें देखेंगे शल्य क्रिया क्या होती है तकनीकी, ये कैसा होता है, नसबंदी होता है, जो पुरुषों में शुक्रवाहिनियों को रोककर उसमें से शुक्राणुओं की स्थानांतरण को रोका जाता है। क्लियर हुआ। क्या है, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ये महिलाओं में अंडवाहिनी को क्या कर दिया जाता है, तो अवरुद्ध कर दिया जाता है, जो अंड के स्थानांतरण को रोकथाम करने का कार्य करता है। क्लियर। अब भ्रूण हत्या क्या कहलाती है, इस पे जुर्माना है भैया। यदि किसी को भ्रूण हत्या कराई जाती है, मान लीजिए भ्रूण हत्या किसे बोलते हैं, कि मान लीजिए उसका डिलीवरी या और जा करके बिना पूछे बिना बताए हुए जा करके उसको सफाई दफाई करा देते हैं हम लोग, तो ये क्या है, एक प्रकार की हत्या। इस पर जुर्माना है और जेल भी हो सकता है। ऐसा नहीं कराना है आप लोगों को, चाहे नर हो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको पालन पोषण करना है। देखिए मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना ही भ्रूण हत्या कहलाता है। क्लियर हुआ। एक स्वास्थ्य समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है, यानी लिंग का अनुपात मतलब क्या, ये लड़का है कि लड़की है, और दोनों का आवश्यक है। मान लीजिए किसी को भाई बहू चाहिए, लड़की चाहिए, तो लड़की भाई पैदा करना पड़ेगा, जन्म देना पड़ेगा।
तो उसके लिए क्या करते हैं कि नहीं, कि लोग कितने लोग होते हैं कहते हैं कि नहीं हमें लड़के ही केवल चाहिए, तो क्या करते हैं भ्रूण हत्या करा देते हैं। जानते हैं कि लड़की हो गई तो भ्रूण हत्या करा देंगे, इस पर जुर्माना ऐसा नहीं करना है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। भ्रूण हत्या या भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं का रोकना होगा। यानी सरकार द्वारा माध्यम में मतलब कि बताया गया है कि अगर ऐसा कराते हैं आप पा जाएंगे तो आपका क्या किया जाएगा, जेल कराया जाएगा, कारावास हो जाएगा और आप पे जुर्माना भी लगेगा। स्त्री और पुरुष दोनों लोगों का। क्लियर हुआ। लक्ष्य कोचिंग क्लासेज जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से चलाए जाते हैं। यहाँ पे शिक्षा मतलब कि ऑनलाइन जो भी शिक्षा दी जाती है वो मुफ्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए LCC सिकटिया जो ऊपर दिया हुआ है, आप इसे यूट्यूब पे सर्च करें और हमारे सभी वीडियो पाएँ। क्लास 10th और 12th के लिए स्पेशल बैच चलाए जा रहे हैं। क्लियर। यह 1 साल में 2 बार यहाँ पे क्या की जाती है, एजुकेशन दी जाती है। यानी 5 माह 4 माह, यानी इसको डिवाइस किया गया है जिससे बाउंडेशन कोर्स का नाम दे रखे हैं हम लोगों ने, और बाउंडेशन के हिसाब से चलाते हैं हम लोग। अपने समय लिमिट के अनुसार कम पैसे में ही पूरा सिलेबस को कवर कर लेते हैं। यहाँ पर सभी आल विषय का कोर्स चलाया जाता है, यहाँ पे केवल कोचिंग होता है। क्लियर। चलिए नमस्कार, थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।